मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई तृतीय के अंतर्गत लोकसभा की शक्तियों और कार्यों पर प्रकाश डालेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जिसे लोकप्रिय सदन भी कहा जा सकता है, और लोकसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर निर्वाचित किया जाता है। संसदीय व्यवस्था का ये निश्चित सिद्धांत है कि कानून निर्माण और प्रशासन पर नियंत्रण की अंतिम शक्ति लोकप्रिय सदन को ही प्राप्त होती है। भारतीय संविधान द्वारा भी लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में उच्च स्थिति प्रदान की गई है। संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, लेकिन लोकसभा संसद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है। लोकसभा की शक्तियां और उसके कार्यों का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। विधायी शक्ति। संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघीय सूची, समवर्ती सूची और अवशेष विषयों और कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। यद्यपि संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति प्रदान की गई है। संविधान में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक दोनों सदनों में से किसी एक सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों में पारित होने पर भी राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाए जाने की व्यवस्था है। मतभेद होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करता है, जबकि उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की दुगनी से भी अधिक होने के कारण इस बैठक में विधेयक के भाग का निर्णय लोकसभा की इच्छा अनुसार ही होता है। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है और राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। इसलिए लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा होने के कारण जो अंतिम निर्णय है वो लोकसभा की इच्छा अनुसार ही होता है। यानी लोकसभा इस विधायी शक्ति के मामले में राज्यसभा से ज़्यादा ताकतवर या शक्तिशाली सदन है। इस प्रकार कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति लोकसभा की है और राज्यसभा साधारण अवित्तीय विधेयक को 6 महीने तक रोक रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। मात्र 6 महीने वो 6 महीने की देरी कर सकती है। व्यवहार के अंतर्गत अभी तक सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा रहे हैं। वित्तीय शक्ति। भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्ति लोकसभा को प्रदान की गई है और इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति बहुत गौण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। याद रहना चाहिए कि वित्त विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, वो राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किए जा सकते। लोकसभा में पारित होने के बाद विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि उसे वित्त विधेयक की प्राप्ति के लिए तिथि से 14 दिन के अंतर्गत विधेयक लोकसभा को लौटा देना होगा। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन इन्हें स्वीकार करना या नहीं करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। संविधान यह भी व्यवस्था करता है कि यदि वित्त विधेयक प्राप्त होने के बाद 14 दिन के अंदर लोकसभा सिफारिशों सहित या सिफारिशों के बिना वित्त विधेयक लोकसभा को नहीं लौटाए तो निश्चित तिथि के बाद वह दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। वार्षिक बजट और अनुदान मांगें भी लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती हैं और इस प्रकार के समस्त व्यय की स्वीकृति देने का अधिकार लोकसभा को ही प्राप्त है। कहने का तात्पर्य वित्त विधेयक के मामले में लोकसभा और ज़्यादा पावरफुल सदन है और इसमें मात्र राज्यसभा किसी भी वित्त विधेयक को 14 दिन के लिए रोक सकती है और सामान्य विधेयक को 6 महीने तक रोक सकती है। ये याद रहना चाहिए। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। भारतीय संविधान के द्वारा संसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है और संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संघीय कार्यपालिका में, जिसे हम मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल कहते हैं, मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। संसद के सदस्य मंत्रियों सरकारी नीति के संबंध में वे सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा उसकी आलोचना कर सकते हैं। संसद सरकारी विधेयक अथवा बजट को अस्वीकार करके, मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार करके अथवा किसी सरकारी विधेयक में कोई ऐसा संशोधन करके जिससे सरकार सहमत न हो, अपना विरोध प्रदर्शित कर सकती है। वह काम रोको प्रस्ताव पास करके भी सरकारी नीति की गलतियों को प्रकाश में ला सकती है। अंतिम रूप से लोकसभा के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका अथवा मंत्रिपरिषद को उसके पद से हटाया जा सकता है। जैसे कि अब तक 6 मंत्रिमंडलों को लोकसभा में आवश्यक बहुमत प्राप्त न होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के अंतर्गत ही लोकसभा, संघीय लोक सेवा आयोग जिसे यूपीएससी कहते हैं, भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक जिसे केक कहते हैं, वित्त आयोग, भाषा आयोग व अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग आदि की रिपोर्ट पर भी विचार करती है। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, जहां एक ओर लोकसभा को सामान्य विधेयक पारित करने का अधिकार प्राप्त है, वहीं दूसरी ओर उसे संविधान में संशोधन परिवर्तित करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन का कार्य संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। यह आपको याद रहना चाहिए कि संविधान में संशोधन की प्रणाली भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन की प्रणाली या प्रक्रिया नीत है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन का कार्य संसद के द्वारा ही किया जा सकता है और उसी अनुच्छेद में उसी प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है जिसे संविधान के संशोधन में अपनाना होता है। संविधान के संशोधन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति समान है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और उन्हें तभी पारित समझा जाएगा जबकि उन्हें संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दें। संविधान के अधिकांश प्रावधानों में अकेली संघीय संसद द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता है। केवल कुछ ही प्रावधानों में संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो आपको यह याद रखने की आवश्यकता है कि संविधान संशोधन की शक्ति में लोकसभा के समान राज्यसभा और राज्यसभा के समान लोकसभा, यानी दोनों को ही बराबर की शक्तियां हैं। संविधान संशोधन में दोनों ही सदनों का 2/3 बहुमत से ही दोनों सदनों की सहमति से ही भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य, लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं तथा संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। यानी राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है उसमें लोकसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यानी लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं। लोकसभा के द्वारा सदन की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है तथा उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। जनता की शिकायतों का निवारण, लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप में जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, अतः उनके द्वारा जनता की शिकायतें, जनता के विचार और भावनाएं
सरकार तक पहुंचाई जाती हैं। लोकसभा के सदस्य इस बात की चेष्टा करते हैं कि सरकार अपनी नीतियों का निर्माण एवं कार्यों का संपादन जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए करे। यदि सैद्धांतिक अध्ययन के स्थान पर वास्तविक अध्ययन किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि लोकसभा सबसे अधिक प्रमुख रूप से यही कार्य संपादित करती है। विविध कार्य। लोकसभा कुछ अन्य कार्य भी करती है जो निम्न प्रकार हैं। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। जैसा कि आपको पता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का प्रावधान है, इम्पीचमेंट। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा प्रस्ताव पास कर दे तो इस प्रस्ताव का लोकसभा द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है। यानी उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा प्रस्ताव पास करती है और उसको लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक होता है और उसके बाद उपराष्ट्रपति को पद से त्यागपत्र देना होता है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा संकटकाल की घोषणा को एक महीने के अंदर अंदर संसद से स्वीकार कराना आवश्यक है, अन्यथा इस प्रकार की घोषणा 1 महीने के बाद स्वयं ही समाप्त मान ली जाती है। यदि राष्ट्रपति सर्व क्षमा देना चाहें तो उसकी स्वीकृति संसद से लेनी आवश्यक है। लोकसभा की शक्तियों के समग्र अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यदि संसद देश का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग। जनता का प्रतिनिधि सदन होने के कारण लोकसभा संसद का महत्वपूर्ण, शक्तिशाली एवं प्रभावशाली अंग है। व्यवहार की दृष्टि से यदि लोकसभा को ही संसद कह दिया जाए तो अनुचित नहीं होगा। इसमें डियर स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है, ये जो लोकसभा की शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां कौन सी हैं, वित्तीय शक्तियां क्या हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्ति क्या है, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति क्या है और निर्वाचन संबंधी शक्तियां क्या हैं और विविध कार्य कौन कौन से, ये आपको याद रखनी जरूरी है। जैसे कि सामान्य शक्तियां या विधायी शक्तियों के अंतर्गत कानून संबंधी जो शक्तियां हैं उसके अंतर्गत भी सदन की सदस्य संख्या ज़्यादा होने के कारण लोकसभा ही ज़्यादा प्रभावशाली है और किसी भी सामान्य विधेयक को राज्यसभा मात्र 6 महीने तक देरी कर सकती है। और यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक पर मत भिन्नता या विवाद की स्थिति पैदा होती है तो उसमें उसकी जो बैठक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान, संयुक्त बैठक आहूत करने का कार्य है वो राष्ट्रपति का है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वित्तीय शक्ति में जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में वर्णित है कि वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं और राज्यसभा मात्र इसमें 14 दिन की ही देरी कर सकती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, जिसमें विशेष रूप से अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है और जिसमें लोकसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। यदि उसका बहुमत लोकसभा में नहीं रहता है तो उसे अपने मंत्रिपरिषद को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। संविधान संशोधन की शक्ति, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है और इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही समान शक्ति है और दोनों सदन अपने कुल और उपस्थित मतदान भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से ही अलग अलग संविधान में संशोधन हो सकता है। निर्वाचक मंडल के रूप में लोकसभा के सदस्य या लोकसभा है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। जनता की शिकायतों का निवारण करने का कार्य भी लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं और उसका समाधान करते हैं। विविध कार्यों में जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, महाभियोग के माध्यम से उसको हटाना, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रस्ताव पास करना,
उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना, संकट काल को आगे ले जाना यानी वृद्धि करना, और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जिसकी स्वीकृति संसद से लेनी होती है। ये लोकसभा की प्रमुख शक्तियां एवं कार्य हैं। आप इन सभी शक्तियों और कार्यों को आप याद करें। धन्यवाद।